सवाल है साथियों कथन और निष्कर्ष वाला। 2 सवाल पूछे जा रहे हैं कथन और निष्कर्ष के। देखिए सवाल को करने की कोशिश कीजिए। कह रहे हैं कि सभी कारें शेर हैं। देखिए मान लीजिए क्या हो गए, ये कारें हो गई और ये कह रहे हैं कि सभी कारें क्या हैं, सभी कारें साथियों शेर हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ बच्चे शेर हैं, यानी कि कुछ बच्चे शेर हैं। मान लीजिए साथियों ये क्या हो गया, ये बच्चे हो गए और कुछ बच्चे शेर हैं, कुछ बच्चे शेर हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहे कि कुछ कारें बच्चे हैं, कुछ कारें, देखिए कारें ये हैं और बच्चे ये, कहाँ भाई कुछ कारें बच्चे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे कारें हैं, बच्चे ये हैं, कारें ये हैं, कहाँ कुछ बच्चे कारें हैं, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तो मैं कहूंगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है और यही आपका सातु आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सातु अगले नंबर का सवाल है, ये बहुत शानदार सवाल है। हर बार एक ऐसा सवाल आ रहा है जो बच्चों को बहुत परेशान कर रहा है सातु। देखिए कहने के साथियों PQRSTU, एक वर्ताकार मेज के चारों ओर साथियों क्या, एक वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, एक वर्ताकार साथियों मेज हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। सबसे पहले ये आपकी एक गोल मेज हो गई, ठीक है ना, ये एक आपकी गोल मेज हो गई। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें कितने लोग हैं, देखिए जरा 1 2 3 4 5 6, 6 लोग साथियों हो गए। कितने लोग हैं, PQRSTU 6 लोग हैं साथियों। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6, चलिए कोई दिक्कत नहीं। पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है साथियों। यहाँ पर वी लिखा, वी तो यहाँ पर लिखा नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें वी आपको नहीं नजर आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर भी सातों वी, यानी कि कुल मिला के 7 लोग हैं। अब यहाँ से पहली लाइन देखिए, कह रहे कि एस आर या टी का पड़ोसी नहीं। अभी रुक जाइए इसको करने के लिए। पी क्यू और आर का पड़ोसी है, इसको भी रुक जाइए। कह रहे कि वी जो कि एस के बाएं से दूसरा बैठा है, ये कंफर्म लाइन है, तो इसको सातों कर लीजिए। एस के बाएं से दूसरा कौन है, मान लीजिए एस आपने यहाँ पर बनाया और एस के बाएं से दूसरा कौन है, वी है, तो वी आपने यहाँ पर बना लिया। यानी कि वी जो कि एस के बाएं से दूसरा है, ये टी और यू का पड़ोसी है। यानी कि टी और यू की अगर बात करें, वी जो है ना ये टी और यू का पड़ोसी है। मान लेते हैं सातों टी यहाँ पर है और सातों यू यहाँ पर है, क्योंकि कहा गया है कि वी जो है ना ये टी और यू का पड़ोसी है। अच्छा हो ये भी सकता था टी यहाँ पर ना होकर टी यहाँ पर होता और यू यहाँ पर होता। चलिए खैर अगला देखिए, अब ये वाली लाइन हो गई। अब इस वाली लाइन को सॉल्व करिए। यानी कि एस जो है ना, एस ये आर या टी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि एस, यानी कि ये जो है ना ये एस ये आर का भी पड़ोसी नहीं, यानी कि आर यहाँ पर नहीं आएगा। और अगर बात करते एस यहाँ पर तो आया ही नहीं है, टी का पड़ोसी है नहीं, यानी कि आर कुल मिला के यहाँ पर नहीं, आर यहाँ पर आ सकता है, ये यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि क्यू और आर का पड़ोसी पी है, तो देखिए आर यहाँ तो आएगा नहीं, अब आर यहाँ पर आएगा। क्यों आर यहाँ पर आएगा, क्योंकि कहा गया है कि आर और क्यू का पड़ोसी कौन है, आर और क्यू का पड़ोसी सातों पी है। तो सातों के साथ आपने बैठा दिए। सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए जरा आप, कह रहे कि आर का स्थान क्या है, तो भैया आर का स्थान आप लोग यहाँ पर मुझे बता दीजिए। आर का स्थान आर यहाँ पर है क्या, एस के दाएं से दूसरा है, एस के दाएं से दूसरा तो नहीं भैया, तीसरा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यू के बाएं से तीसरा है, यू के बाएं से तीसरा, 1 2 3 बिल्कुल सही साथियों, यू के बाएं से तीसरा है, तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। साथियों आपको समझाने में इतना समय लगा है, अगर ये करने पे आता साथियों तो ये 40-45 सेकंड का सवाल होता है, समझ लीजिए मैक्सिमम 1 मिनट का सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है, जबकि उसमें से एक अलग है, तो अलग वाले का आपको चयन करना है। देखिए आप परिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्या, इसमें सबसे अलग क्या है। देखिए ये तीनों संख्याओं की अगर बात करें, ये तीनों संख्याएं कहीं ना कहीं एक परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन परिमेय संख्याएं की अगर बात करें ये नहीं है, तो ये नहीं है, तो ये सबसे अलग होगा और यही आपका जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या बताइए, यानी कि 65 78 3 5 को कैलकुलेट करके 39 बनाया गया है। उसी प्रकार 64 112 8 4 को कैलकुलेट करके यहाँ पर कौन सा नंबर आ सकता है, इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है, मुझे बताइए। देखिए देखिए अगर सातों ऐसा तो नहीं, 3 से 65 पहली बात कटेगा नहीं कटेगा, 5 से 65 कटेगा। अगर हम 65 की गुणा 5 से करा दे, ये देखिए एक ये नंबर एक ये नंबर अगर हम करा दे, और कितना आ जाएगा साथियों, 5 एकम 5 5 तियां 15, यानी कि 13 आ गया। उसी प्रकार 78 जो कटेगा 5 से नहीं 3 से कटेगा, तो 78 की गुणा अगर हम 3 से कराएं साथियों, कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 3 छंग 18, यानी कि 13 और 26 मुझे पता है कि 13 और 26 साथियों 39 होता है, और 39 आपका ये ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो आप समझ गए साथियों। अब इसकी भाग आपको कराना है 64/4 की, कितना आएगा, 4 एकम 4 4 पंजे 20 4 छंग 24, और 8 से करोगे साथियों 112 की, तो 8 एकम 8 हो जाएगा। कितना बचेगा साथियों, 3 8 3 24 8 चौको 32, तो 16 14 कितना होता है, मैं कहूंगा साथियों 30 होता है। तो यहाँ पर आपका 30 नंबर आना चाहिए, और 30 नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो समझ में आ रहे हैं साथियों, समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए नंबर सीरीज के भी साथियों 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। 12 है, 57 है, उसके बाद 282 है, उसके बाद 1407 आ गया है, उसके बाद 7032 है। तो अगला नंबर आपसे पूछा जा रहा है क्या हो सकता है। देखिए कभी भी अगर नंबर सीरीज में बहुत बढ़ा चढ़ा के नंबर, देखिए एकदम 12 से 57, 57 से 282, फिर 282 से 1407 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर गुणा का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए 12 से 57 की अगर बात करें, अगर हम देखिए 12 पंजे 60 यहाँ पर कर दें, और उस 60 में से हम 3 घटा दें, तो 57 हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार 57 से 282 जो हुआ है, कितने की गुणा कराना चाहिए, अगर हम इसकी चलिए मान लीजिए 5 से भी गुणा कराएं, तो 57 की जरा 5 से गुणा कराइए,
285 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी हमें 3 घटाना पड़ेगा तो साथियों ये 282 आएगा। यानी कि सब में 3 से गुणा करके 5 से गुणा करके 3 घटाया जा रहा है, तो इसमें भी 5 से गुणा करके साथियों आप 3 घटा लीजिए। तो सबसे पहले 7032 की गुणा 5 से कीजिए, 5 दूना 10, 5 तियां 15 आपका हो जाएगा, 15 और 1 आपका साथियों 16 हो गया, ठीक है ना, पूरा आ जाएगा, 5 सत्ते 35 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 35,160 आ रहा है। इसमें से हम 3 घटाएंगे तो 35,157 आ जाना चाहिए, और 35,157 कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर का साथियों सवाल देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई है जो पूरा करेगी प्रश्न आकृति को। अब यहाँ पर साथियों आपको बताना है कि यहाँ पर जो खाली जगह आपको दिख रही है ना साथियों, यहाँ पर आपको बताना है साथियों कौन सी आकृति आएगी, ऑप्शन नंबर ए वाली, बी वाली, सी वाली, डी वाली। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, पहली बात तो यहाँ पर एक सर्किल टाइप का बनेगा, ठीक है ना, और फिर एरो जो जाएगा वो ऐसे करके जाएगा और ऐसे करके साथियों यहाँ पर तीर बनेगा, लेकिन यानी कि एरो ऐसे होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है और इसमें ऐसा है। तो यहाँ पर क्या आपका साथियों जवाब हो सकता है? फटाफट मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, मुझे जो दिख रहा है साथियों, हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर पूरा भरा हुआ है और यहाँ पर भी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर साथियों खाली है। कैसा है? हल्का सा ऐसा करके मुझे नजर आ रहा है। तो हम भरा और यहाँ पर भरा है, तो मैं कहूंगा हम खाली वाला नजर आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाला होना चाहिए आपको। जब आपकी परीक्षा में आएगा ना तो बहुत अच्छे से क्लियर आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर ये पेज नहीं आया है, लेकिन कोई नहीं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई ऐसा सवाल साथियों आ सकता है। अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल की अगर बात करें तो इसको देखिए और फटाफट मुझे बताइए आपका जवाब साथियों क्या हो सकता है। कह रहे कि निम्नलिखित आरेख का 3 वृत्त आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन आपको करना है और बताने कि उन शिक्षकों का पता लगाइए जो ना तो डॉक्टर हैं और ना ही भारतीय। देखिए जो डॉक्टर हैं वो 1 4 3 2 हैं, भारतीय वाले ये हैं, शिक्षक वाले ये हैं। यानी कि उन शिक्षकों का पता लगाइए, ठीक है भैया, उन शिक्षकों के बारे में हम पता लगाएंगे कि वो शिक्षक कौन कौन से हैं जो डॉक्टर नहीं होना चाहिए और भारतीय नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो इसमें से नहीं होना, कह रहे डॉक्टर भी ना हो, यानी कि आपका आंसर इसमें से ना हो, और कहने कि वो भारतीय भी ना हो, यानी कि आपका आंसर जो है ना वो इसमें से भी नहीं होना चाहिए। बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ 7 बचा, यानी कि 7 एक ऐसा शिक्षक है जो साथियों ना तो भारतीय और ना ही डॉक्टर। तो आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कह रही है जलचर मछली तो स्तनधारी कछुआ होगा, उभयचर मेंढक होगा, जलीय बगुला होगा या सरीसृप दीमक होगा। देखिए मछली जो प्राणी है ना साथियों, मछली की अगर बात करते हैं साथियों तो ये जलचर प्राणी है। उसी प्रकार मेंढक की अगर बात करें तो ये उभयचर प्राणी है। तो जिसमें जो संबंध है वो संबंध साथियों किसमें होना चाहिए? वो ऑप्शन नंबर बी में साथियों आपका हो रहा है, यानी आने का आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर कह रहे के सभी मेंढक कछुए, तो जितना जितना कह रहे हैं उतना उतना करते जाइए। देखिए सभी मेंढक की अगर बात करें क्या है? सभी मेंढक कछुए हैं, ठीक है, सभी मेंढक कछुआ क्या है? कह रहे कि कोई कछुआ, यानी कि कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है। तो कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है, ठीक है भैया, कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है। और कुछ मगरमच्छ मान लेते, इतने मगरमच्छ क्या है साथियों? हाथी हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए साथियों, अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सही कौन सा गलत है। कुछ कछुए मेंढक हैं, कुछ कछुए मेंढक हैं, बिल्कुल साथियों इतने कछुए मेंढक हो जाएंगे, बात तो बिल्कुल सही है। कोई मगरमच्छ मेंढक नहीं है, कोई मगरमच्छ है ना, कोई मगरमच्छ, अच्छा मगरमच्छ मेंढक, यहाँ पर एक चीज आ गई। देखिए ये जो है ना ये मेंढक है और ये जो है ना ये मगरमच्छ है। तो कहने के कोई मगरमच्छ मेंढक नहीं है, कोई, देखिए जब कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं हो सकता, यहाँ पर लिखा है कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है, तो कोई साथियों एक तरीके से अगर बात करें तो कोई मगरमच्छ भी मेंढक नहीं हो सकता और कोई मेंढक भी मगरमच्छ नहीं हो सकता। तो कुल मिला के ये भी सही है, यानी कि दोनों निष्कर्ष यहाँ पर निकलते हैं, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि हवाई जहाज का जो आकाश से संबंध है वही संबंध साथियों यहाँ पर क्या होना चाहिए, मुझे बताइए। चलिए चलिए तो यहाँ पर अगर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर बात करें जैसे कि हवाई जहाज आकाश में उड़ता है तो गाड़ी गाड़ी सड़क पर चलती है, बिल्कुल, सैनिक, सेना, पुस्तकालय, प्रिंटर, मैं कहूंगा गाड़ी सड़क पर चलती है, वैसे ही हवाई जहाज आकाश में उड़ता है। आंसर आपका भी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहने अच्छा ये तो रिपीट हो गया है, अभी तो हमने देखा था, है ना, अभी देखा था, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए सवाल को और साथियों मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। कहने की एक्स जेड से बड़ा है, ठीक है, एक्स जेड से बड़ा है और वाई जेड से छोटा है, जेड डब्ल्यू से छोटा है और डब्ल्यू एक्स से छोटा है, सबसे बड़ा कौन है? देखिए कहने कि एक्स से छोटा डब्ल्यू है, तो एक्स से छोटा साथियों डब्ल्यू है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका एक्स हो गया, एक्स से छोटा डब्ल्यू है, ठीक है ना। यानी कि एक्स जेड से बड़ा है, एक्स जो है ना ये जेड से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद देखिए जेड से छोटा वाई है, जेड से छोटा वाई है, और जेड जो है ना जेड ये आपका डब्लू से छोटा है। देखिए डब्लू से छोटा कौन है? डब्लू से छोटा जेड है, यानी कि जेड यहाँ पर आ जाएगा, और एक्स से छोटा डब्लू है, एक्स से छोटा डब्लू हो गया है। यानी कि जेड से छोटा वाई है तो जेड से छोटा वाई हो गया, और कहने के साथ जेड से बड़ा कौन है? जेड से बड़ा एक्स है। तो देखिए जेड से बड़ा यहाँ पर आपको एक्स दिख रहा है, यानी कि सबसे बड़ा एक्स है, उससे छोटा डब्लू है, उससे छोटा जेड है, उससे छोटा वाई है। तो सवाल पूछा जा रहा है सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा तो साथियों एक्स यहाँ पर है, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों एक्स, ठीक है ना। चलिए
उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहे कि 6 व्यक्ति हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ और ये 2 पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में 3 बैठे। अच्छा, मतलब ये 6 लोग जो है ना ये 2 पंक्तियों में बैठे। एक पंक्ति मान लीजिए ये हो गई, एक पंक्ति ये हो गई। यानी कि अगर बात करते हैं 3 लोग यहाँ पर बैठे हैं और 3 लोग की अगर बात करें वो साथियों यहाँ पर बैठे हैं, है ना? और ये 3 लाइन के आधार पर आपको साथियों सवाल को पहले कंप्लीट करना है, फिर बताना है कि कौन एक दूसरे के विकर्णवत विपरीत पर बैठा है। ऐसा एक सवाल आया था। देखिए यानी कि ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। ई अंत में नहीं, यानी कि ई यहाँ पर भी नहीं होगा, अंत में यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा और साथियों यहाँ पर भी नहीं होगा। यानी कि ई या तो यहाँ पर होगा या साथियों यहाँ पर होगा। हम मान लेते हैं ई की अगर बात करें ई यहाँ पर है, ठीक है ना? चलिए ई यहाँ पर हो गया, ई यहाँ पर हो गया। कह रहे कि डी एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर है ना? अब देखिए यहाँ पर ई मिल गया, यहाँ पर हम ई ऑलरेडी लिख चुके हैं तो ई हमें यहाँ पर कॉमन मिल गया तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान बन जाएगा। कह रहे कि ई का पड़ोसी सी है, ई का पड़ोसी सी है तो ई को कहीं पर भी रख दो, मान लीजिए यहाँ पर हमने रख दिया। ई का पड़ोसी सी है तथा डी के विकर्णवत बैठा है, यानी कि सी जो बैठा है डी के विकर्णवत बैठा है। डी का है ना विकर्णवत क्या हो जाएगा? डी का विकर्णवत ये हो जाएगा और सी का विकर्णवत ये हो जाएगा। यानी कि बी एफ का पड़ोसी है, बी जो है ना ये एफ का पड़ोसी। अब देखिए यहाँ पर तो बी एफ आ नहीं सकते, बी एफ आपके यहाँ पर ही आएंगे। अब जरा फिर से एक बार स्टार्ट कीजिए। करेंगे ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, ये हो चुका है। एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर डी बैठा है, एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर साथियों कौन बैठा है? यानी कि अब अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर हम लोग एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर डी बैठा, तो एफ आपका यहाँ पर ही बैठा होगा। हो सकता है इन सब का मुंह इधर हो, तो एफ के बाईं दूसरे स्थान पर डी बैठा दिया, ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है। इसको देखिए ई का पड़ोसी है सी, ई का पड़ोसी है सी तथा डी के विकर्णवत बैठा है, ठीक है? बी एफ का पड़ोसी है, बी जो है ना एफ का पड़ोसी है तो बी आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो अब बचा कौन सा? तो ए बचा, तो ए आपका यहाँ पर आ जाएगा। सवाल में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन एक दूसरे के विकर्णवत विपरीत बैठे हैं। तो देखिए क्या डी ए विकर्णवत बैठा है, डी ए इसको विकर्णवत थोड़ी ना बोलते हैं। ए सी विकर्णवत बैठा है, ए सी भी, ये भी विकर्णवत नहीं है। एफ सी विकर्णवत बैठे हैं, बिल्कुल साथियों। एफ सी की अगर बात करते हैं, एफ आपका ये हो गया, सी हो गया, ये भी नहीं विकर्णवत बैठे हैं। उसके अलावा ए एफ की अगर बात करें, ए हाँ ये बैठे हैं विकर्णवत। विकर्णवत 2 ही लोग बैठे हैं, एक तो ए और एफ बैठा है और ए डी और सी बैठा है। तो डी और सी तो नहीं है, ए एफ है, तो ए एफ आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब साथियों क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें आपसे साथियों कहा जा रहा है कि सुमन एवं राजेश का एक पंक्ति में स्थान है क्रमशः बाएं से 12वां है। यानी कि अगर बात करें जैसा जैसा सवाल में कह रहे हैं ना वैसा वैसा साथियों आप करते जाइए, आंसर तक आप बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। यानी कि सुमन एवं राजेश का एक पंक्ति में स्थान है क्रमशः बाएं ओर से 12वां। यानी कि सुमन की अगर बात करें तो सुमन जो है ना साथियों ये क्या है? ये सुमन 12वें स्थान पर है बाएं से, यानी कि ये जो है ना ये 12वें स्थान पर आ गई साथियों। क्या नाम है? सुमन नाम है। सुमन जो है ना ये बाएं से 12वें स्थान पर है और कहने की जो राजेश है ये साथियों दाएं से 8वां है। अगर राजेश की अगर बात करते हैं, राजेश की अगर बात करें तो ये साथियों दाएं से कौन से नंबर पर है? 8वें स्थान पर है। यानी कि यदि भी अपना स्थान आपस में अदल बदल कर लेते हैं, यानी कि सुमन जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाता है और राजेश जो यहाँ पर है वो साथियों यहाँ पर आ जाता है, ठीक है? तो आपस में अदल बदल कर लेते हैं तो राजेश का दाएं से 70वां स्थान हो जाता है। यानी कि राजेश अब इधर से 8वां है, जब ये इस तरफ आएगा यानी कि राजेश की पोजीशन जब यहाँ पर हो जाएगी तो ये अगर बात करते हैं दाएं से कौन से स्थान पर आ जाएगा? 17 नंबर पर आ जाएगा। अब देखिए अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है, देखिए कह रहे हैं कि ज्ञात कीजिए कि सुमन का बाएं से कौन सा स्थान है तथा कुल कितने व्यक्ति हैं। हम ये निकालते हैं कुल कितने व्यक्ति हैं। सबसे पहले देखिए अगर राजेश का स्थान इधर से 17 है और अगर मान लेते हैं यानी कि ये जो इधर से 12वें नंबर पर आया है, इधर को कितने लोग हैं? 17 लोग हैं और इसके इधर को कितने लोग हैं? 11 लोग हैं। यही तो होगा साथियों, कितने लोग हैं? 11 लोग हैं, क्योंकि ये तो 12वां हो गया जो कि राजेश ने ऑलरेडी इसकी पोजीशन ले ली। तो इधर 11 हो गए और इधर साथियों 17 लोग हो गए। टोटल कितने हो गए? टोटल 28 लोग हो गए, है ना? तो कुल लोगों की संख्या की अगर बात करें 28। अब देखिए 28 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ज्ञात कीजिए कि सुमन का बाएं से कौन सा स्थान है। तो अगर साथियों हम देखें सुमन जो कि अभी क्या यहाँ पर है, अभी वो यहाँ पर आ जाएगी, सुमन यहाँ पर आ गई है। तो अब इसका साथियों कौन सा स्थान है? बहुत आसान सवाल है। टोटल कितने लोग हैं? 28 लोग हैं, ठीक है ना? अब एक चीज साथियों आप ये ध्यान दीजिए कि अभी वो यहाँ पर है, अभी वो यहाँ पर है। अगर बात करें इस इधर कितने लोग हैं? इधर साथियों 8 लोग हैं। तो इसमें से आप 8 घटाइए और उसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा साथियों? 20 + 1। यानी कि अगर हम बात करते हैं एक सेकंड, ये 21 आ गया। अगर हम बात करते हैं, ज्ञात कीजिए कि सुमन का बाएं से कौन सा स्थान होगा। तो सुमन का अगर इधर से देखेंगे जो कि सुमन इधर पर आ जाएगी, ये 21वें नंबर पर होगी। तो 21 और 28 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आप अब एक नंबर सीरीज का सवाल देख रहे हैं, क्योंकि नंबर सीरीज के भी साथियों 2 से 3 सवाल तक पूछे जा रहे हैं। करेंगे 88 से 98, 83, 103, 78। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 88 से 98 ना करो, 88 से 83 करो और 83 से 78 करो और 78 से यहाँ पर वाला नंबर आ जाएगा। उसी प्रकार 98 से 103 और 103 से ये वाला नंबर प्राप्त होगा। देखिए 88 से 83 हुआ, यानी कि कितना घटाया गया है साथियों? 5 घटाया गया है। और 83 से 78 हुआ, यहाँ पर भी 5 घटाया गया है। लेकिन अगर हम साथियों बात करते हैं यहाँ पर वाले की 98 से 103 हुआ है, तो यहाँ पर साथियों 5 बढ़ाया गया है। अगर बात करते हैं साथियों
यहाँ पर भी फिर 5 ही बढ़ाया जाएगा तो कितना हो जाएगा साथियों? मेरे हिसाब से जो हो जाएगा वो 108 हो जाएगा। और 108 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद साथियों यहाँ पर आपके सामने जो है ना वो रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं और साथियों मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये मैथ के क्वेश्चन साथियों बहुत शानदार हैं, वही कॉन्सेप्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही कॉन्सेप्ट अगली शिफ्ट में साथियों पूछे जाएंगे। चलिए तो मैथ का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। यानी कि एक्स काम करने में वाई से 2 गुना अच्छा है। यानी कि अगर हम बात करते हैं एक्स और वाई की, हम बात करते हैं अगर क्षमता की बात करें, यानी कि अगर एक्स 2 काम करता है तो वाई 1 काम करता है, क्षमता इनकी ये है। यानी कि वे एक साथ 18 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। यानी कि देखिए, यानी कि दोनों एक साथ अगर 18 दिन तक काम करें तो काम पूरा हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि एक्स अगर 2 काम करता है तो वाई साथियों 1 काम करता है, दोनों मिलकर 3 काम करते हैं और डेली दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। और अगर 18 दिन तक साथियों दोनों लोग काम करते रहते हैं तो 54, यानी कि 18 तिया 54, टोटल काम कितना है? टोटल काम साथियों 54 है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद कहने कि अगर अलग अलग उस कार्य को वो पूरा करें तो कितने दिन लगेंगे? देखिए टोटल काम कितना है? 54 है। एक्स एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। तो इसको ये काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, यानी कि इसको 27 दिन लगेंगे। एक्स को 27 दिन लगेंगे। 27 आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी वाले में है। अच्छा, टोटल काम 54 है और वाई एक दिन में 1 काम कर रहा है, यानी कि इसको कितने दिन लगेंगे? तो मैं कहूंगा इसको पूरे के पूरे 54 दिन लगेंगे। तो 54 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ, यानी कि हमारा जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगले नंबर का साथ सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। 20% के लाभ पर बेचता है, कोई बात नहीं, ठीक है। कहेंगे लेकिन उसने इसे 20% की हानि पर 480 रुपए में बेचा। आवश्यक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? सबसे पहले इस लाइन को देखिए, कह रहे हैं कि उसने अगर 20% की हानि पर बेचा, क्या 20% की हानि पर बेचा, यानी कि उसने इसे 80% में बेचा तो वो 480 रुपए की बेची गई। तो यहाँ से साथियों हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि क्रय मूल्य साथियों निकाल सकते हैं। या सी नीचे आ जाएगा, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे साथियों। ये क्या हो जाएगा? ये आपका कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं साथियों क्रय मूल्य आपका हो जाएगा। तो इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 8 पंजे 40, 8 छंग 48, यानी कि एक तरीके से अगर बात करें तो ये आपका 600 यहाँ पर हो जाएगा। कितना साथियों? 600 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये 480 है ना, इसलिए साथियों आपका 600 हो जाएगा। यानी कि अगर कोई चीज 600 रुपए की है, ठीक है ना, इसको 480 रुपए में अगर बेचा जा रहा है तो 20% की हानि हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आवश्यक लाभ प्राप्त करने के लिए कितना लाभ? 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? तो 600 रुपए की वो चीज थी, इसको 20% का लाभ प्राप्त करना है तो 120% इसका निकालोगे। अगर इसके 600 का 30% लाभ कि 600 भैया 600 रुपए की कोई चीज है, इसको 30% लाभ पर बेचना है तो इसका 130% निकालोगे। तो साथियों देखिए 20 छंग और 20 पंजे, इसको कट करोगे 5 एक 5, 5 दूना 0, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, यानी कि 720 रुपए की साथियों ये वस्तु हो जाएगी जब आप इसको 20% लाभ पर बेचोगे। तो ये सवाल समझ में आया? एक बार और देख लीजिएगा अगर ये सवाल समझ में नहीं आया। देखिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि एक वितरण का बहुलक 24 है और इसका माध्य 60 है, उसकी माध्यिका साथियों आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए तो एक सूत्र होता है साथियों, अगर वो सूत्र आपको मालूम है तो मैं कहूंगा ये माध्य है ना, बहुलक वाला सवाल आप बहुत आराम से कर लेंगे। देखिए माध्य माइनस क्या हो जाएगा? बहुलक। क्या माध्य माइनस क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर 3 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साथियों? माध्य आ जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा साथियों? माध्यिका हो जाएगा। ये सूत्र आप लोग एक बार लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सिर्फ क्या करेंगे? सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कि माध्य हमें पता है 60 है तो 60 आ जाएगा, बहुलक हमें पता है 24 है तो 24 आ जाएगा, बराबर 3 ब्रैकेट में माध्य कितना है? माध्य की अगर बात करें 60 है और माध्यिका हमें साथियों ज्ञात करना है। यहाँ पर आपके सामने माध्यिका लिखी हुई है कि माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका हम याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 60 में से साथियों 24 जाएगा तो कितना बचेगा? है ना, ये आपका 36 बचेगा। 36 बराबर क्या हो जाएगा? 3 की गुणा 60 से होगी तो 180 आ जाएगा, माइनस 3 और ये आपका क्या हो जाएगा? 3 गुणा माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका को हम ऐसे लिख देंगे शॉर्ट में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं तो देखिए साथियों ये अगर बात करते हैं क्या यहाँ पर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से साथियों। देखिए अगर ये -3 माध्यिका है, ये है किसकी साथियों? ये माइनस की है। ये इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ये क्या हो जाएगी? ये प्लस की हो जाएगी, बराबर 180 जैसा वैसे ही रहेगा। अब ये प्लस का 36 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 180 में से 36 जब जाएगा तो कितना बचेगा? देखिए जरा, तो ये आपका 4 बचेगा, ये 17 हो जाएगा, 17 में साथियों 14 हो जाएगा। अब 3 माध्यिका बराबर 140 है तो माध्यिका बराबर क्या आ जाएगा? 144/3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, 3 चौक 12, 2 जाएगा 24 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, यानी कि माध्यिका कितनी निकली साथियों? 48 निकली। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इस सवाल को और साथियों बताइए आपका जवाब क्या होगा।
देखिए बहुत शानदार सवाल है। कह रहे कि एक दुकानदार शुक्रवार को एक बिक्री का आयोजन करता है जिसमें सभी वस्तुओं पर वो 23% की छूट देता है। कहता है भाई बिक्री का आयोजन कर रहा है और 23% की छूट दे रहा है। कह रहे कि फिर भी उसे केवल 10% का लाभ होता है, मतलब 23% की छूट दे रहा है, तब भी साथियों उसको क्या लाभ होता है? 10% का उसको लाभ होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं साथियों सीपी की, है ना, सीपी की बात करें, एक सेकंड, अगर हम साथियों सीपी क्या होती है? आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और एसपी की सेलिंग प्राइस की अगर बात करें यानी कि विक्रय मूल्य की अगर बात करें, मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की है, केवल उसे 10% का लाभ हो रहा है, तो वो चीज 110 रुपए की जाएगी। 100 से 110 की होगी तभी तो 10% का लाभ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों, आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है? कहने के 23% की छूट दी जाती है। तो जब साथियों यहाँ पर अगर बात करें 23% की छूट दी जाती है तो वो 77% में वो वस्तु बेची जाती है। 100 माइनस 23 आएगा, 77 में बेची जाती तब भी साथियों 110 की वो जाकर बिकती है। ये देखिए 110 की बिकी है वो। तो आप एक काम करिए साथियों, आप इसकी 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। 110/77 हो जाएगा। 100% की जब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आपका साथियों अंकित मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंकित मूल्य साथियों यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, ये आपका 1000/7 आ जाएगा। समझ गए साथियों? अच्छा, यहाँ पर पूछा गया है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि क्रय मूल्य जो है ये अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। तो अंकित मूल्य आपको समझ में आया? अंकित मूल्य आपका कितना निकला है? 1000/7 निकला है। अंकित मूल्य आपका कितना निकला है? 1000/7 निकला है। तो इसको हम थोड़ा सा हटा दें साथियों, हमें जगह की जरूरत है इसलिए। अच्छा, अब अगर बात करते हैं साथियों क्रय मूल्य की अगर बात करें तो क्रय मूल्य साथियों यहाँ पर कितना है? क्रय मूल्य साथियों 100 है। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों, अब दोनों का अनुपात क्या है? देखिए ये 100 है और ये क्या है? अंकित मूल्य, ये 1007 है। अब इस 7 की गुणा इससे हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? 700 और 1000 हो जाएगा। तो कहने कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना कम है? मैं कहूंगा कितना कम है? 300 कम है। तो बस साथियों इसी को क्या, इसी का आपको प्रतिशत निकालना है। 300 कम है, किससे 300 कम है? 1000 से कम है। तो इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल करे, बचा 30%। तो मैं कह सकता हूँ क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 30% कम है और 30% आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो अच्छा लगा सवाल, समझ में आया? समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको देख लीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट में एक बार बता दीजिएगा, मैं अगली क्लास में इसको एक्स्ट्रा साथियों करवा दूंगा। खैर अगले नंबर का सवाल है 21 नंबर का। करेंगे ए बी सी एक काम को 550 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते। कहते भाई 3 लोग हूं मैं, 550 रुपए लूंगा, इस काम को आपके पूरा कर दूंगा। लेकिन कहने के यदि ए और बी मिलकर काम को, क्या लिखा हुआ है? ए और बी मिलकर काम को यहाँ पर अगर बात करें काम को 7/11 भाग पूरा करते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करते हैं, तो सी का हिस्सा क्या है? देखिए टाइपिंग नहीं हो पाई यहाँ पर, यानी कि अब आपकी बात समझ में आई। ए और बी मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करते हैं। अच्छा बाकी कौन करेगा? बाकी सी करेगा। तो एक काम करिए, देखिए 7/11 तो कर देते, अब बाकी बचा कितना जो सी करेगा? टोटल काम होता है साथियों एक। टोटल काम क्या होता है? एक। तो टोटल काम में से अगर साथियों ये ए और बी जो काम कर रहे हैं 7/11, इसको अगर घटा दें हम साथियों तो हमें पता चल जाएगा सी कितना हिस्सा करता है। तो 11 एकम 11, 11 माइनस 7/11 आ जाएगा। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर कितना बचेगा साथियों? 4/11। तो मैं कह सकता हूँ 4/11 बाकी काम है ना? बाकी काम है जो कौन करेगा? जो साथियों सी करेगा। ठीक है ना? इतनी बात साथियों क्लियर है? अब देखिए ये आपका ए और बी ये अलग हो गया और साथियों ये सी हो गया, यानी कि ए बी अपना जो काम करता है वो 7/11 काम करता है और सी जो काम करता है वो साथियों 4/11 काम करता है। तो कहने के सी का हिस्सा क्या है? सी का हिस्सा क्या है? सी का हिस्सा इसमें से कितना है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। अच्छा देखिए ए बी इतना काम करता है, सी इतना काम करता है, तो 11 यहाँ पर भी 11, यहाँ पर भी 11 से 11 हम साथियों कैंसिल कर देते हैं। अब कितना आ गया है साथियों आपके सामने? ए बी कितना काम कर रहा है और सी कितना? देखिए अगर ए बी मिलकर 7 काम कर रहा है तो सी मिलकर साथियों यानी सी सिर्फ 4 काम करेगा। तो बस कोई दिक्कत नहीं, अब तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। टोटल राशि कितनी मिल रही है ए बी सी में? 550 रुपए मिल रही है। सी कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। बटे में इनका योग आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 एकम 11, 11 पंजे 55 हो जाएगा। 50 चौक कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। यानी कि इसमें से सी को 200 रुपया मिलेगा। तो 200 रुपया कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये भी सवाल बहुत जानदार, बहुत शानदार है और अगली शिफ्ट में भी साथियों रिपीट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की ना कहिए, क्वेश्चन साथियों बार बार रिपीट होते हैं। एग्जामिनर कितने क्वेश्चन बनाएगा एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, कैसे क्या करेगा? तो वो रिपीट करता है, डिजिट वगैरह चेंज कर देता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं करता है। ठीक है ना? देखिए यानी कि 12% के साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए और 500 रुपए, है ना, 500 रुपए, ठीक है, और 10% के साधारण वार्षिक ब्याज दर से एक निश्चित राशि निवेश की गई है। यदि 4 वर्ष पश्चात दोनों निवेश की गई राशि का कुल ब्याज 480 है तो द्वितीय निवेशित राशि कितनी है? पहली बात तो ये आपको सवाल समझ में नहीं आएगा, मैं सवाल समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 साधारण ब्याज हैं, 2 ब्याज हैं और कह रहे हैं कि दोनों का जो कुल ब्याज है वो 480 है। ठीक है ना? अब देखिए एक दर आपको ये दी गई है, एक दर आपको ये दी गई है और एक राशि आपको ये दी गई है और एक समय आपको ये दिया गया है। यानी कि हम एक तो निकाल सकते हैं भैया, देखिए
सूत्र क्या होता है PRT अपॉन 100 और क्या होता है PRT अपॉन 100। तो कितना आना चाहिए 480, क्योंकि कुल ब्याज दो चीजें यहाँ पर दी गई हैं, दो आपको फिट करना है सातों वैल्यू, एक यहाँ पर, तब सातों 480 यहाँ पर आएगा। तो इस वाले की अगर हम बात करते हैं तो P कितना है, P भैया यहाँ पर सातों कितना है 500 है, ठीक है। 500 के लिए जो दर है आर है वो साथियों 12% है, और समय की अगर बात करें समय दोनों के लिए 4 वर्ष ही रहेगा, तो 4 वर्ष हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। अब इसकी अगर बात करें, देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें अब कितना है, मान लीजिए पी हमें नहीं पता है, पी हमें साथियों ये तो सिर्फ इसके लिए था तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। आर की अगर बात करें, अब यहाँ पर आर 10% है, और समय की बात करें समय दोनों के लिए 4 वर्ष रहेगा, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा, बराबर 480 आएगा। तो इसको आपको क्या करना है साथियों, एक बार कैलकुलेट करके मुझे बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साथियों यहाँ पर अगर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लें, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो, और इस 2 से साथियों यहाँ पर 5 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट करा लो साथियों, देखिए 5 पंजे 25 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 पंजे 25 हो गया, तो ये 25 गुणा 12 गुणा, एक सेकेंड, 25 गुणा 12 गुणा 4 आपका आ गया है, और आपका क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, प्लस आपका इधर क्या क्या बचा है साथियों, 0, ये 2 बचा, यानी कि 2x आपका इधर आ जाएगा, 2x आपका इधर आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आपका ये 5 आ जाएगा, ठीक है ना, और बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आपका 480 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश आप लोग करिए। 5 की गुणा तो 480 से हो जाएगी, इसको साथियों कैलकुलेट में करा लेता हूँ। 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 की गुणा 25 से हो जाएगी, तो 48 की गुणा 25 से साथियों में करा लूँ, कोई दिक्कत नहीं। 48 की गुणा, है ना, 48 की गुणा सातों 25 से कराओ तो 1200 आएगा, यानी कि 1200 प्लस आपका 2x है, और बराबर 480 गुणा 5 आपका ये आ गया। अब क्या होगा, देखिए 480 की गुणा जब हम 5 से कराते हैं तो आता है यहाँ पर 2400, ठीक है ना, और बराबर ये क्या है, ये 2x है, ये 1200 उधर चला जाएगा माइनस का, यानी कि अब 2x बराबर कितना बचा, 2400 में से 1200 जाएगा साथियों, कितना बचेगा, 1200 बचेगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय निवेशित राशि कितनी होगी, तो द्वितीय निवेशित राशि का मान हमने x रखा था, जो कि x बराबर साथियों 600 है, यानी कि इस सवाल का जवाब आपका जो होगा वो 600 हो जाएगा। महेश और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:8 हो जाएगा। महेश के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी यदि उसकी अजय की वर्तमान आयु से आधी। देखिए इसको छोड़ दीजिए, आपको जहां पर साथियों जितनी चीजें बताई गई हैं, जितनी चीज समझाई गई, आप सबसे पहले उसको निकालिए। अजय और महेश और अजय की आपको वर्तमान आयु का अनुपात पता है साथियों कितना है, तो ये मान लेते हैं साथियों 3x है, और कितना है, और साथियों 2x आपका क्या है, 2x आपका किसका है, 2x अजय है। यानी कि महेश और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2x है, 3x और 2x है, यानी कि 8 वर्ष के बाद, यानी कि इसमें अगर 8 आप जोड़ दोगे तो 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का जो अनुपात हो जाएगा वो 11:8 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 11:8 आ जाएगा। अच्छा यहाँ से आप x का मान निकालिए सबसे पहले। जब आप x का मान निकाल लेंगे तो आप 3x की वैल्यू, 2x की वैल्यू, अर्थात महेश की वर्तमान आयु और अजय की वर्तमान आयु आप बहुत आराम से निकाल लेंगे। तो पहले साथियों आप एक काम कीजिए, आप यही काम कीजिए। देखिए 11 तियां आपका 24 हो जाएगा, यानी कि 24x हो गया, है ना, सॉरी 11 नहीं, 8 तियां 24x हो गया, अट्ठू अट्ठू चाचू सातों कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा आपका। 11 दूना सातों 22 हो जाएगा, 22x, और 11 अट्ठे सातों 88 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये 24x है बराबर के उधर 22x है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 88 माइनस आपका 64 हो जाएगा, 64 उधर प्लस का, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। इसमें से सातों आपका 2x बचेगा, और इसमें से कितना बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, तो कुल मिला के x बराबर आपके सामने 12 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए अब हम साथियों महेश की आयु बता सकते हैं, और अब हम साथियों अजय की वर्तमान आयु भी बता सकते हैं। कैसे कैसे बता सकते हो, देखिए जरा अगर बात करते हैं, देखिए ये आपकी कितनी है, 3x है, ठीक है ना, तो 12 की गुणा 3 से करिए, 12 3 आपका कितना हो जाएगा, 36x 36 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, यानी कि 24 वर्ष है अजय की आयु और 36 वर्ष है महेश की आयु। यहाँ पर पूछा गया है कि महेश के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी यदि उसकी आयु अजय, यानी कि महेश के पुत्र की आयु कितनी है, अजय की वर्तमान आयु से आधी, यानी कि अजय की वर्तमान आयु 24 है, तो अजय की वर्तमान आयु की आधी कितनी होगी, मैं कहूंगा 12 वर्ष होगी। तो बस यही महेश के पुत्र की वर्तमान आयु है, तो 12 वर्ष सातु आपका जवाब हो जाएगा। 12 वर्ष कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला सवाल सातु आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और फटाफट मुझे बताइए कि आपका जवाब साथियों यहाँ पर क्या होगा। देखिए कह रहे हैं कि एक निश्चित दूरी को तय करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात 7:9 है, यानी कि यहाँ पर दो लोग हैं, है ना, दो लोग हैं साथियों, और समय का अनुपात आपको दे रखा है, समय का अनुपात यहाँ पर आपको दे रखा है। कहने कि अगर 7:9 अनुपात, यानी कि अगर ए क्या एक निश्चित दूरी को तय करने में ठीक है, यानी कि एक दूरी को ए जो तय करता है वो मान लीजिए 7 घंटे में तय करता है, तो बी कितने घंटे में तय करेगा साथियों, ये 9 घंटे में तय करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर बात देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, यानी कि उनकी क्रमशः चालों में अनुपात क्या होगा, तो समय का अपोजिट होता है साथियों चाल में अनुपात,
यानी कि अगर 7:9 है ना, तो 9:7 साथियों 7 हो जाएगा। कभी भी अगर समय का अनुपात दे रखा हो 2 लोगों की और आपसे चाल का अनुपात पूछे तो उल्टा कर देना, 7:9 से 9:7 कर देना। तो मैं कहूंगा उनकी क्रमशः चालों का अनुपात 9:7 होगा और 9:7 कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी वाले में है। ठीक है ना? चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या है। 2 सवाल और बाकी हैं, एक ये और एक इसके बाद वाला सवाल। चलिए अगला इस सवाल की अगर बात करें, ये कुछ नहीं है साथियों, ये भी कुछ नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, ट्रेन ए 50 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है। ठीक है, यदि ट्रेन बी की चाल की अगर बात करें, ये ट्रेन ए की चाल से 40% अधिक है। ठीक है, तो दोनों ट्रेन की चाल का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा और बहुत शानदार सवाल है। देखिए अगर ए की चाल की बात करें, क्या ट्रेन ए की चाल की अगर हम बात करें, ट्रेन ए की चाल की अगर बात करें, तो ये 50 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है। तो 50, देखिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। समय यहाँ पर आएगा, समय यहाँ पर आपको मिनट में दे रखा है, इसको घंटे में बदलिए। तो क्या अगर 30 मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से भाग दोगे, 30 से कम 30, 30 दूना 60, यानी कि 1/2 घंटे हो जाएगा। तो समय की जगह पर 1/2 आएगा। आप एक काम करिए, आप ये 2 ऊपर ले जाइए, तो 50 गुणा 2 हो जाएगा, बटे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि 50 दूना 100 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों 100 किलोमीटर प्रति घंटा ये एक ही चाल हो जाएगी। किसकी चाल हो जाएगी साथियों? ये आपकी एक ही चाल जो निकल कर आई है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आई है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि यदि ट्रेन बी की चाल, क्या अगर हम बात करते हैं साथियों ट्रेन बी की चाल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कहा गया है कि ट्रेन बी की चाल ये ए की चाल से 40% अधिक है। तो ए की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जाहिर सी बात है बी की चाल 140 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो दोनों ट्रेन की चालों का अनुपात क्या है? तो भैया ए की चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अनुपात निकालोगे, 2 पंजे और 2 सत्ते, यानी कि 5:7 इसका क्या निकलेगा? चालों का अनुपात निकलेगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए जवाब आपका क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज की भुजा 6:4:3 के अनुपात में है। इसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी? देखिए इसको त्रिभुज की भुजा हम मान लेते हैं साथियों 6x है ना, और साथियों 4x, 6x, 4x और साथियों 3x, ये त्रिभुज की भुजाएं हो गई। अब अगर बात करते हैं साथियों, देखिए तीनों भुजाओं का योग, परिमाप की अगर बात करें, परिमाप कैसे निकालते हैं? इसका त्रिभुज का परिमाप क्या निकलेगा? मान लीजिए x y z है, तो परिमाप निकालने के लिए x + y + z आप कर दोगे, तो इन तीनों को जोड़ दो साथियों, है ना। इन तीनों को क्या करें? इन तीनों को जोड़ दिए, 6x + 4x + आपका 3x, ये जो निकलेगा ये परिमाप निकलेगा जो कि 104 है। तो 104 आपका ये परिमाप आ गया। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 6 4 10, यानी कि 13 x बराबर कितना हो गया? 104 हो गया। और x की अगर बात करें, x बराबर 104 बटे 13 हो गया। 13 से ज्यादा इसको आपको क्या करना है? इसको आपको कट करना है। 13 अट्ठे 104 होता है, यानी कि x बराबर आपके सामने क्या आ गया साथियों? x बराबर 8 आ गया। तो कहने कि सबसे लंबी भुजा इसमें से, देखिए सबसे लंबी भुजा कौन सी है? मैं कहूंगा 6x है, यानी कि जब x की वैल्यू 8 है तो 6x की वैल्यू क्या होगी? जो कि सबसे लंबी भुजा है। तो 6 × 8 हो जाएगी, कितना हो जाएगी साथियों? 48, यानी कि 48 की अगर बात करें 48 सेंटीमीटर, ये आपकी सबसे लंबी भुजा हो जाएगी। और कहां पर लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।